तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास। ठीक है। तो पृथ्वी का जो भूगर्भीय इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी पहले कैसी थी, किस प्रकार की पृथ्वी थी, जीव किस प्रकार के होते थे, सबसे पहला जीव कौन सा आया था, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। यानी ये सब जो हम पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं पृथ्वी के इतिहास के बारे में। ठीक है। यानी कि जो पृथ्वी का इतिहास है, पहले किस तरह से पृथ्वी थी, जीवन कैसे हुआ था पृथ्वी पर, और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। तो ये हमें सब पढ़ना है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत। तो पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी हो सकती है। तो पृथ्वी देखो, इतिहासकारों के अनुसार तो यह है कि पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले बनी थी। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी बनी थी। लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर और चंद्रमा की चट्टानों का विश्लेषण करने पर, या फिर हम कह सकते हैं कि उल्का पिंडों का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चला है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगभग 3.9 अरब वर्ष पहले। अब हुई है 3.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो 4.6 अरब वर्ष पहले किसके अनुसार हुई है? कई विद्वानों के अनुसार। कई विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है 4.6 अरब वर्ष पहले। लेकिन रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर और चंद्रमा की चट्टानों का अध्ययन करने पर यह चंद्रमा जो बना है ये माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही टूटकर चंद्रमा बना है। और उसकी चट्टानों का अध्ययन करने पर और उल्का पिंडों का अध्ययन करने पर हमें क्या पता चला है कि पृथ्वी जो है वो 3.9 अरब वर्ष पहले बनी। तो ये जो हमारी पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, ये पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे पहले प्रयास किया था कास्तेला बफन ने। कास्तेला बफन इसने सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई थी। ये कास्तेला बफन का फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। एक कहाँ का था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था एक कास्तेला बफन। इसी ने सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया था। तो जो पृथ्वी का जो इतिहास है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला होता है महाकल्प, दूसरा होता है कल्प या फिर इसे बोलते हैं युग, और तीसरा होता है हमारा सत। कौन सा होता है तीसरा? सत। महाकल्प जो होते हैं वे होते हैं सबसे लंबी अवधि वाले का। महाकल्प जो होते हैं वे होते हैं सबसे लंबी, यानी कि सबसे लंबे समय वाले। और जो कल्प होते हैं, महाकल्प को छोटे छोटे भागों में बांट देना क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है या फिर युग कहलाता है। ये महाकल्प को छोटे छोटे भागों में बांट देना क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है। तो जैसे कि प्राथमिक युग होता है हमारा प्राथमिक युग, द्वितीयक युग होता है, ये हम इन्हें युगों में बांटा। जो महाकल्पों को बांटा गया है तो छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? कल्प कहलाता है या फिर युग। जैसे कि प्राथमिक युग, ठीक है, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। ये सब यानी कि युगों को बांटा गया है। जो युगों को बांटा गया है वो यानी कि हम कह सकते हैं कि महाकल्पों के छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? युग कहलाते हैं या फिर कल्प। और कल्पों के छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं? शक कहलाते हैं। तो महाकल्प को जो बांटा गया है, ये महाकल्प के भी कुछ छोटे छोटे भाग हैं, जैसे कि कल्प या फिर युग। तो महाकल्प को बांटा गया है 6 भाग। महाकल्प को बांटा गया है 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है आर्कियोजोइक महाकल्प। दूसरा होता है प्रोटीरोजोइक। दूसरा प्रोटीरोजोइक। तीसरा होता है पेलियोजोइक। चौथा होता है मीसोजोइक। होता है इसका मीसोजोइक। पांचवा होता है इसका भाग सीनोजोइक।
जोइक। और छठा होता है इसका भाग नियोजोइक। नियोजोइक। तो महाकल्प को बांटा गया है 6 भागों में, आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो इनको बांटा गया है 6 भाग। तो हमें ये जानना है कि आर्कियोजोइक भाग में क्या हुआ था, प्रोटोजोइक भाग में क्या हुआ था, पेलियोजोइक में क्या हुआ था, मीसोजोइक में क्या हुआ था, सीनोजोइक में क्या हुआ था और नियोजोइक में क्या क्या हुआ था। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कालों में हुआ क्या था। ये जो महाकल्प है, इन महाकल्पों में क्या क्या हुआ था, पृथ्वी किस प्रकार की थी। तो प्रोटियोजोइक और आर्कियोजोइक। तो महाकल्प को बांटा गया है आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। आर्कियोजोइक जो चला था वो लगभग 1.5 अरब वर्ष तक चला था। 1.5 अरब वर्ष तक ये लगातार चला था। प्रोटियोजोइक जो चला था, ये चला था लगभग 1.9 अरब 9.1 अरब वर्ष तक ये लगातार चलता रहा। आर्कियोजोइक के बाद, आर्कियोजोइक के बाद ये लगभग 1.91 अरब वर्ष तक चलता रहा, आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक। तो इन्हें कहा जाता है कि ये सबसे लंबी अवधि वाले भाग, सबसे लंबी अवधि वाले भाग, सबसे लंबी अवधि वाले भाग के नाम से इन दोनों को हम जानते हैं। आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक को किस नाम से जानते हैं, सबसे लंबी अवधि वाले भाग, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हें जानते हैं इयोन्स के नाम। इयोन्स होते हैं सबसे लंबी अवधि वाले भाग, और इसी को हम जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के नाम से। इसको जानते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। क्या कहते हैं इसे, प्री कैम्ब्रियन काल होते हैं। कौन कौन से भागों को, आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक। तो आर्कियोजोइक कब तक चला था, लगभग 1.5 अरब वर्ष तक चला था। और प्रोटियोजोइक चला था 1.1 अरब वर्ष तक। और इन्हीं दोनों को हम कहते हैं, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाले दोनों महाकल्प थे। ये बोलते हैं सबसे लंबी अवधि वाले भाग होते हैं। तो इन्हें सबसे लंबी अवधि वाले भाग होते हैं, सबसे लंबी अवधि वाले भागों को ही बोला जाता है इयोन्स के। तो इयोन्स के नाम से बोला जाता है सबसे लंबी अवधि वाले भाग। और इसे ही दोनों को संमिलित रूप से कहते हैं, आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। ये पेलियोजोइक जो चला था, ये चला था लगभग 34.6 करोड़ वर्ष तक। 34.6 करोड़ वर्षों तक ये चला था, लगभग इतना ही है, 34.6 करोड़ वर्ष। ये लगभग मीसोजोइक चला था 18.3 करोड़ वर्ष तक चला था, 18.3 करोड़ वर्षों तक। 1.5 अरब वर्ष तक। दूसरे नंबर पर प्रोटियोजोइक 1.1 अरब वर्ष तक। और इसके बाद चला था पेलियोजोइक महाकल्प, ये चला था 3-4 यानी 34.6 करोड़ वर्ष तक। और इसके बाद चला था मीसोजोइक 18.3 करोड़ वर्ष तक। इसके बाद चला था ये सीनोजोइक। सीनोजोइक चला था 6.3 करोड़ वर्ष तक, 6.3 करोड़ वर्षों तक ये चला था सीनोजोइक। नियोजोइक 3 करोड़ वर्षों तक चला था ये सीनोजोइक। और उसके बाद अभी तक ये जारी है, अभी तक जारी है। ये पता नहीं कब तक चलेगा नियोजोइक, नियोजोइक का अभी कुछ पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा, लेकिन 6.3 करोड़ वर्ष तक ये सीनोजोइक चला था। और इसके बाद ये लगभग अभी तक जारी है नियोजोइक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक। तो आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक को हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल कहते हैं। इनमें चट्टानों के चट्टानें नहीं पाई जाती, इनमें चट्टानें नहीं पाई जाती। ये जो आर्कियोजोइक महाकल्प है, इनमें चट्टानें नहीं पाई जाती थी। और जब यहाँ पर चट्टानें नहीं पाई जाएंगी तो यहाँ पर क्या नहीं पाई जाएंगी, यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाएंगे। आर्कियोजोइक महाकल्प में चट्टानें नहीं पाई जाएंगी। और जब चट्टानें नहीं पाई जाएंगी तो चट्टान में जीवाश्म नहीं होंगे। तो इस काल में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इसमें पाया गया था, इसमें
जिससे बहुत कठोर कठोर परत होती थी पृथ्वी की, और उन परतों में पाया जाता था सोना, पाया जाता था और लोहा पाया जाता था, ग्रेनाइट पाया जाता था और नीस पाया जाता था। ग्रेनाइट और नीस, सोना और लोहा, ये कौन से काल में पाया जाता था? आर्कियोजोइक काल में। नेक्स्ट आता है प्रोटीनोजोइक। इसमें लगभग जो जीवन की उत्पत्ति हम कह सकते हैं कि लगभग जीवन की उत्पत्ति प्रोटीनोजोइक महाकल्प में हो चुकी है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कौन से महाकल्प में हुई थी? तो जीवन की सबसे पहले उत्पत्ति, चाहे वो जीवन पौधों में हो या जंतु में, यह अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि जो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी वो सबसे पहले वनस्पति बनी थी या फिर कोई जंतु बना। ठीक, तो सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी प्रोटीनोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैलियोजोइक के बारे में। तो देखो पुराजीवी महाकल्प की जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग थी 34.2 करोड़ वर्ष, इतनी इसकी टाइमिंग। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पुराजीवी महाकल्प जो चला था वो चला था 34.2 करोड़ वर्ष, इतने वर्ष तक ये चला। तो पुराजीवी महाकल्प को बांटा गया है 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों। सबसे पहला भाग इसका कौन सा था? ये था कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन शक में हुआ क्या था? कैम्ब्रियन शक में सबसे पहले तो ये बात थी, कैम्ब्रियन शक में सबसे पहले वनस्पति प्लस जीवों की उत्पत्ति हुई थी। वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो जब वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति होगी तो होगा क्या? यहाँ पर कैम्ब्रियन शक में जीवन की उत्पत्ति हो रही है। यानी कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो वो हुई थी कैम्ब्रियन शक। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? कैम्ब्रियन शक। सबसे पहली वनस्पति क्या बनी थी इस टाइम? सबसे पहली वनस्पति बनी थी सारगैसम। कौन सी? सारगैसम। ये घास का नाम है। ये घास सबसे पहले कैम्ब्रियन शक में, ये घास आई थी समुद्र में। समुद्र में सबसे पहले उगने वाली घास कौन सी थी? ये थी सारगैसम, जो आई थी कैम्ब्रियन शक में। सबसे पहला जीव कौन सा था? जीव था इसका पेरिपेटस। कौन सा था? पेरिपेटस। जिसके जीवाश्म मिले हैं, जिसके जीवाश्म आज भी मिले हैं पेरिपेटस के। तो पेरिपेटस के जीवाश्म कौन से काल में मिले हैं? ये मिले हैं कैम्ब्रियन शक में। तो कैम्ब्रियन शक में सारगैसम घास मिली है, वो पेरिपेटस का जीवाश्म है। इस टाइम जो सैलें पाई जाती थी या फिर चट्टानें की अगर हम बात करें कि चट्टानें कौन सी पाई जाती थी, तो इस टाइम पाई जाती थी अवसादी। ये पाई जाती थी अवसादी चट्टानें। इस टाइम पाई जाती थी अवसादी चट्टानें पाई जाती थी। तो अगर क्वेश्चन ये मालूम करे कि अवसादी चट्टानें कौन से शक में पाई जाती हैं, तो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं कैम्ब्रियन शक में। दूसरा इसका भाग था ओर्डोविशियन। क्या था इसका दूसरा भाग? ओर्डोविशियन। तो ओर्डोविशियन शक में हुआ क्या था? ओर्डोविशियन शक में जो निम्न कोटि की मछलियां होती थी, निम्न कोटि की मछलियां ऐसा मतलब है कि जो छोटी छोटी मछलियां होती थी, बड़ी बड़ी मछलियां जैसे शार्क, व्हेल, ऐसी ऐसी मछलियां नहीं, छोटी छोटी मछलियां जैसे कि रोहड़, घोड़ी, काली, ये जितनी भी मछलियां होती थी ये निम्न कोटि की मछलियां कहलाती थी उस टाइम। झींगा विंगा वगैरह ये सब निम्न कोटि की मछलियां होती थी। तो इस टाइम इन मछलियों का पदार्पण कहाँ हुआ था? ये हुआ था समुद्र में। तो समुद्र में इन निम्न कोटि की मछलियों ने इन्होंने जन्म लिया था। तो ओर्डोविशियन शक में यह ध्यान रखना कि निम्न कोटि की मछलियां जो कब हुई थी, ये हुई थी ओर्डोविशियन शक में। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा शक जो आता है वो आता है सिल्यूरिन शक। ओर्डोविशियन शक हमने पढ़ लिया, वो कैम्ब्रियन शक भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है सिल्यूरिन शक। तो सिल्यूरिन शक में हुआ क्या था? देखो अभी तक तो स्थलखंड हमारा जीव विहीन था, ठीक? तो स्थलखंड हमारा जीव विहीन था, लेकिन सिल्यूरिन शक में क्या हुआ कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र से स्थल की ओर आ गई। जो जीव थे
समुद्र में जो जीव उत्पन्न हुए थे, चाहे वो निम्न कोटि की मछलियां हो, चाहे वो वनस्पति हो, सार्गसन घास हो, ये सब कहाँ गए थे? समुद्र से स्थल की ओर आ गए थे। और इसमें एक काम हो रहा था कि इस टाइम जो जीव थे वो रीढ़ की हड्डी वाले होते थे, रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते थे इस टाइम। कहने का भाव यह है कि जो जीव थे उस टाइम, उन जीवों ने अपने अंदर हड्डियों का विकास कर लिया था। तो सबसे पहले जो हड्डियों का विकास कर लिया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, तो वे होती थी एक प्रकार की मछली होती थी। तो मछलियों ने सबसे पहले क्या किया? अपने अंदर रीढ़ की हड्डियों का विकास कर लिया था। तो इसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी वाला काल। रीढ़ की हड्डी वाला काल भी इसे कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी वाला काल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिल्यूरिन शक को। तो ध्यान रखेंगे कि रीढ़ की हड्डी वाला काल क्या है? सिल्यूरिन शक। इस टाइम हुई थी देखो कैलिडोनियन हलचल। कैलिडोनियन हलचल भी इसी टाइम हुई थी। हलचल के बारे में मैंने बताया था कि प्लेट विवर्तन किससे संबंधित है, यानी कि प्लेटों का, धरती के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाना, या फिर एक प्लेट का दूसरे प्लेट से टूट जाना, क्या कहलाता है? हलचल कहलाता है। तो इस टाइम हुई थी कैलिडोनियन हलचल। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? जैसे कि अपलेशियन पर्वत हुआ हमारा, अपलेशियन पर्वत, इसका निर्माण हो गया था। और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हो गया था। स्कॉटलैंड, इनके पर्वतों का निर्माण इस टाइम हो चुका था। स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण भी इस टाइम हो गया था। ठीक, तो कल कैलिडोनियन जो हलचल थी वो उसके अंतर्गत क्या होता? अपलेशियन और स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया इनके पर्वतों का निर्माण कैलिडोनियन हलचल के कारण हुआ था। तो ये पढ़ेंगे हम सिल्यूरिन शक में। सिल्यूरिन शक में देखेंगे क्या क्या होता। जीव जो थे वो आ गए थे समुद्र से स्थल की ओर, और रीढ़ की हड्डियों वाले जंतुओं का विकास हुआ था। ये हुआ था मछलियों से, और रीढ़ की हड्डी वाला काल इसे कहा जाता है सिल्यूरिन शक को। कैलिडोनियन हलचल भी थी जिसके परिणाम स्वरूप अपलेशियन पर्वत, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हो गया था। तो नेक्स्ट है देखो हमारा क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा डिवोनियन शक। कौन सा आता है? डिवोनियन शक। इसको हम कभी कभी मत्स्य युग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से युग को जाना जाता है मत्स्य युग के नाम से? डिवोनियन शक को हम जानते हैं मत्स्य युग के नाम से, क्योंकि इस टाइम जो हुआ था मछलियों का सर्वाधिक विकास हो गया था। मछली तो आ गई थी सिल्यूरिन शक में, लेकिन जो मछलियों का सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो हुआ था मत्स्य युग में। इसलिए डिवोनियन शक को हम बोलते हैं मत्स्य युग बोलते हैं। इस टाइम हुई थी बड़ी बड़ी मछलियां जैसे कि शार्क, व्हेल, इनका विकास शुरू हुआ था। और जो निम्न कोटि की मछलियां थी वे, उनका विकास आरंभ हो गया था, यानी कि छोटी से वे बड़ी होने लगी थी। इसलिए डिवोनियन शक को हम बोलते हैं मत्स्य युग बोलते हैं। इसे उभयचरों का युग भी बोलते हैं। उभयचरों का युग भी इसे बोला जाता है। उभयचरों का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम ऐसे जंतुओं का विकास हुआ था जो कि जल में भी रह सकते थे और स्थल पर भी रह सकते थे। जो जल पर भी रह सकते थे और स्थल पर भी रह सकते थे, ऐसे जीवों का इस टाइम विकास हुआ था। इसलिए इसे डिवोनियन शक को हम बोलते हैं उभयचरों का युग। सबसे पहला उभयचर था स्ट्रिगोसीफेलिया। अगर बात लिखी जाए कि सबसे पहला उभयचर कौन सा था, तो स्ट्रिगोसीफेलिया ये था सबसे पहला उभयचर जो धरती पर आया था। इस टाइम जैसे कि फर्न हुआ तुम्हारा, ये वनस्पतियों का विस्तार होना स्टार्ट हो गया था। वनस्पतियों का, यानी कि फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार होना इस टाइम शुरू हो गया था। कहाँ पर? स्थल खंड पर। ये हो गया था स्थल खंड पर फर्न जैसी वनस्पतियों का निर्माण स्टार्ट हो गया था। जंगलों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था इस टाइम। जंगलों का निर्माण, तो देखो पुराजीवी महाकल्प का एक भाग है जिसे हम बोलते हैं डिवोनियन शक। इसे जानते हैं मत्स्य युग के नाम से। इस नाम से जानते हैं मत्स्य युग के नाम से, क्योंकि इस टाइम जो निम्न कोटि की मछलियां होती थी उनका विकास शुरू हो गया था, और जो शार्क और व्हेल जैसी बड़ी बड़ी मछलियां थी इनकी स्टार्टिंग हो गई थी। तो शार्क मछली और व्हेल मछली कब स्टार्ट हुई? ये हुई थी डिवोनियन शक में। उभयचरों का युग भी कहा जाता है डिवोनियन शक को, क्योंकि
इस टाइम विकास होगा उन जंतुओं का जो कि स्थल पर भी रह सकते थे और जल में भी रह सकते थे। और सबसे पहला उभयचर कौन सा था? स्ट्रिगोसीफेलिया। फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार होना होना स्टार्ट हो गया था स्थल खंड पर और जंगलों का निर्माण होना इस टाइम स्टार्ट हो गया। तो देखो नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस डिवोनेंस के बाद कार्बोनिफेरस युग या फिर इसे बोलते हैं सब। तो कार्बोनिफेरस देखो, कार्बोनिफेरस है कार्बन से संबंधित। कार्बोनिफेरस युग जो है वह कार्बन से संबंधित। तो कार्बन सबसे ज्यादा होता है कोयले में। तो इस टाइम हुआ था कोयले में, ये कोयले का निर्माण हो गया। कोयले का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था क्योंकि इस टाइम देखो हुआ यह था, कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ था? ये हुआ था कि इस टाइम जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका बनना स्टार्ट हो गया था और कई सारे भ्रंशों का निर्माण हो गया। भ्रंश मतलब बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो गया था। भ्रंशों का मतलब होता है बड़े बड़े गड्ढे। ये होते हैं प्लेट विवर्तन के कारण। जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें बनी है या फिर जो भ्रंश बने हैं, ये बनते हैं प्लेट विवर्तन के कारण। तो जब भैंसों का निर्माण हो गया था तो जो बड़े बड़े वृक्ष थे उस टाइम या फिर जो वनस्पति थी बड़ी बड़ी, वो इन भैंसों में दब गई थी। इन बड़े बड़े भैंसों में ये बड़े बड़े वृक्ष दब गए थे। इनके दब जाने के कारण क्या हुआ था? यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ था। तो कोयले का निर्माण देखो होता कैसे है। मान लिया कोई पेड़ हमने धरती के अंदर दबा दिया बहुत अधिक गहराई में, तो होगा क्या? जब दबाव बढ़ेगा बढ़ेगा उन पर, वृक्षों पर दबाव बढ़ेगा और जब दबाव बढ़ेगा तो ताप अपने आप ही बढ़ेगा। किसी चीज का अगर हम दबाव बढ़ा रहे हैं, किसी चीज पर अगर हम दबाव बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ताप अपने आप बढ़ जाएगा। और जब ताप बढ़ेगा तो जो वृक्ष होते हैं वे जलने स्टार्ट हो जाते हैं। वृक्ष होंगे अंदर दबे हुए तो वे जलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है क्योंकि धरती के अंदर तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन पर्याप्त ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है जलने के लिए। तो वे किस चीज में परिवर्तित हो जाते हैं? ठोस कोयलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर मालूम ये किया जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, ये कोयले भी कई तरह के होते हैं, लगभग 3 तरह के ये कोयले होते हैं। अगर ये मालूम किया जाए कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का हमारा कोयला होता है बिटुमिनस। बिटुमिनस बिटुमिनस सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। तो ये बात आइए समझे कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ था? भ्रंशों में वृक्षों के दब जाने के कारण कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर दबाव बढ़ा रहे हैं किसी चीज पर तो ताप बढ़ेगा और जब ताप बढ़ेगा तो कोई भी वस्तु जलने स्टार्ट होगी। इसी तरह से दबाव और ताप यानी कि दबाव बढ़ाने पर अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर होता है हमारा चारकोल का निर्माण। चारकोल का भी निर्माण होता है। अगर हम किसी वस्तु को दबा दे रहे हैं, ठीक है, तो ताप अपने आप बढ़ जाएगा और जब ताप बढ़ेगा तो वो वस्तु जलने लगेगी। जब वस्तु जलने लगेगी तो होगा चारकोल का निर्माण। जैसे कि कोयला चारकोल भी होता है, कोयला चारकोल, लकड़ी चारकोल भी होता है, लकड़ी चारकोल। और चारकोल का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब कोई गैस छोड़ी जाती है, जैसे कि बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जाती है, क्लोरोफॉर्म गैस होती है, ये छोड़ी जाती है, तो ये चारकोल क्या काम करता है? ये चारकोल उस गैस को सोख लेता है। किसी भी गैस को सोखने का दम रखता है अपने अंदर चारकोल। तो चारकोल का क्या काम होता है? किसी भी गैस को सोख लेना। वो चारकोल का निर्माण कैसे होता है? अधिक दबाव और ताप के कारण। तो जब ताप बढ़ेगा तो जलने लगेगा। ये भी जला हुआ कोयले की तरह होता है, जैसे जला हुआ कोयला होता है इसी तरह से ये होता है। कि अगर कोई देखो मान लिया पुलिस वालों ने गैस छोड़ दी, पुलिस वालों ने कोई गैस छोड़ दी और तुम उससे बचना चाह रहे हो कि हम इससे बचाएं, तो तुम अपने मुंह पर चारकोल ढक सकते हो और वो चारकोल क्या करेगा? उस गैस को अपने अंदर सोख लेगा और तुम्हें बेहोश होने से वो बचा देगा। इस तरह से तुम बच सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा पर्मियन शक। पर्मियन शक में देखो हुआ क्या था? पर्मियन शक में हमारा हुआ था जैसे कि ये बासजेस पर्वत, बासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट, इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट मतलब काला जंगल या काला हरी जंगल भी से बोल रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट को। ये दक्षिण अफ्रीका की तरफ पाए जाते हैं। और बासजेस पर्वतों का निर्माण इस टाइम हो चुका था। पर्मियन शक में क्या हुआ था? बासजेस पर्वतों का निर्माण हुआ था और
ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण होता। और इस पर्वत निर्माण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हर्षियन हलचल। क्या बोलते हैं इसे? हर्षियन हलचल के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हर्षियन हलचल के नाम से। और इस टाइम कुछ और पर्वतों का भी निर्माण हुआ था, जैसे कि ध्यानसान का हुआ था, अल्टाई हुआ था, अल्टाई पर्वतों का निर्माण, और स्पेनिश मेसेटा, इन पर्वतों का निर्माण इसी हर्षियन हलचल के कारण हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा खत्म हो चुका है पूरा जीवी महाकल्प, ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके 6 के 6 भाग हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मध्यजीवी महाकल्प, यानी कि मीसोजोइक महाकल्प। तो मीसोजोइक महाकल्प में हुआ क्या क्या था? इसे मीसोजोइक महाकल्प को हम कहते हैं सरीसृपों का युग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो सरीसृप थे उनका विकास इस टाइम अपनी चरम सीमा पर था। ठीक, तो सरीसृपों का युग किसे बोला जाता है? मीसोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसे बांटा गया है मीसोजोइक महाकल्प। तो मध्यजीवी महाकल्प को बांटा गया है 3 भागों में। 3 भाग इसके कौन कौन से थे? सबसे पहला था ट्रियासिक सब, और दूसरा था इसका जुरासिक सब। कौन सा था? जुरासिक सब। और इसका तीसरा भाग इसका क्रिटेशियस सब। कौन सा है? क्रिटेशियस सब। तो देखो ट्रियासिक सब को क्या कहा जाता है? ट्रियासिक सब को हम बोलते हैं रेंगने वाले जीवों का काल। रेंगने वाले जीवों का काल इसे बोलते हैं। तो इस टाइम हुआ क्या था? जो रेंगने वाले जीव थे उनका विकास कौन से शक में हो गया था? मध्यजीवी महाकल्प में। और ट्रियासिक शक में क्या होगा? रेंगने वाले जीवों का विकास होगा। इस टाइम जो उड़ने वाले सरीसृपों का भी विकास हो गया था, रेंगने वाले का भी हो गया था, और जो उड़ने वाले सरीसृप थे उनका भी विकास इस टाइम हो चुका था। अगर हम ये बात करें कि सबसे पहला उड़ने वाला सरीसृप कौन सा था, तो ये उड़ने वाला सरीसृप सबसे पहले था टीरीसारो। क्या था इसका नाम? टीरीसारो इसका नाम था। सबसे पहला उड़ने वाला जो सरीसृप था उसका नाम था टीरीसारो। अगर हम ये बात करें कि निम्न कोटि का जो स्तनीय होते थे इस टाइम, निम्न कोटि के स्तनीय, तो निम्न कोटि के स्तनियों का भी इस टाइम विकास हो चुका था। सबसे पहला निम्न कोटि का स्तनी कौन सा था? ये था प्रोटीथीरिया। क्या था इसका नाम? प्रोटीथीरिया इसका नाम था। निम्न कोटि का जो इस टाइम स्तनी का जो विकास होना स्टार्ट हुआ था ये हुआ था प्रोटीथीरिया का। और अगर उड़ने वाले सरीसृप का नाम मालूम किया जाए एग्जाम में तो क्या था इसका? टीरीसारो। रेंगने वाले जीवों का भी काल कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि रेंगने वाले जीव, देखो जीव तो पहले ही धरती पर आ चुके हैं। ठीक, तो जब जीव पहले आ चुके हैं तो इस टाइम ये रेंगना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम तो पैर ही नहीं थे इनके चलने के लिए। तो इस टाइम क्या करते थे? ये रेंगना स्टार्ट कर देते थे। तो जब रेंगना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो रेंगने स्टार्ट करते करते आ चुका था ट्रियासिक शक। तो ट्रियासिक शक में क्या हुआ? इन्होंने रेंगना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए ट्रियासिक शक को कहा जाता है रेंगने वाले जीवों का काल। इस टाइम हुआ क्या था ट्रियासिक शक में? ट्रियासिक शक में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पर्वत हैं, ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों का निर्माण इस टाइम हो चुका था। और जो दक्षिण भारत में जो पर्वत हैं, दक्षिण भारत में जितने पर्वत हैं इस टाइम इनका निर्माण हो चुका था। दक्षिण भारत में जितने भी पर्वत हैं इनका निर्माण कब हुआ था? ट्रियासिक शक में। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, इनके भी स्थल खंडों का निर्माण हो चुका है। जैसे कि अफ्रीका के स्थल खंड हुए, दक्षिण अमेरिका के स्थल खंड हुए, इनका निर्माण इस टाइम हो चुका था। नेक्स्ट है हमारा जुरासिक शक। तो जुरासिक शक को हम बोलते हैं डायनासोरों का युग। क्या बोलते हैं इसे? डायनासोरों का युग बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जुरासिक शक को। देखो ये फिल्म देखी हुई तुमने हॉलीवुड की, जुरासिक वर्ल्ड नाम है, ये फिल्म देखी हुई। तो जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में क्या बताया गया है? उसमें ये बताया है कि डायनासोरों का किस प्रकार से प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था, और किस टाइम इनका जो अंत हुआ था वो किस तरह से हुआ था, और क्यों इनका अंत हुआ था। ये कौन सी फिल्म में बताया गया है? जुरासिक वर्ल्ड। तो जुरासिक वर्ल्ड फिल्म मतलब ये संबंधित है जुरासिक शक से, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा जुरासिक वर्ल्ड मूवी में दिखाया गया है।
तो इस टाइम क्या था, डायनासोरों का प्रभुत्व था। छोटे छोटे जीव होते थे उस टाइम, लेकिन छोटे छोटे जीव धरती के अंदर होते थे, धरती के अंदर ये होते थे। और इस टाइम जो उड़ने वाला सरीसृप था, सबसे पहला उड़ने वाला सरीसृप कौन सा था, ट्रीसाउरोस। लेकिन जो उड़ने वाला सरीसृप था उड़ने वाला सरीसृप आर्क्योपटेरिक्स, जिसे बहुत ही ज्यादा एग्जाम में मालूम किया जाता है कि आर्क्योपटेरिक्स क्या था। तो आर्क्योपटेरिक्स था उड़ने वाला जीव, और टीरीसाउरोस क्या था, ये भी उड़ने वाला जीव था। लेकिन ये उड़ने वाला जीव टीरीसाउरोस ये आया कब था, ये आया था ट्रियासिक शक में। और जुरासिक शक में क्या आया था, आर्क्योपटेरिक्स क्या आया था, आर्क्योपटेरिक्स। तो आर्क्योपटेरिक्स ये आया था जुरासिक शक में डायनासोर के साथ साथ। ये उड़ने वाले सरीसृप होते थे इस टाइम। तो नेक्स्ट है देखो हमारा क्रिटेशियस शक, मध्यजीवी महाकल्प का जो तीसरा वाला भाग है हमारा क्रिटेशियस शक, ये होता है क्रिटेशियस शक। तो इसमें हुआ क्या था, देखो कई सारे पर्वतों का निर्माण इस टाइम हुआ था। जैसे कि पर्वत है हमारा रॉकी, एंडीज, रॉकी एंडीज, इन पर्वतों का निर्माण इस टाइम हुआ। और यूरोप महाद्वीप के जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, क्रिटेशियस शक में। रॉकी, एंडीज और यूरोप महाद्वीप के जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ था वो हुआ था क्रिटेशियस शक में। इस टाइम जो ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हम बोलते हैं जो धरती के अंदर से लावा पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी पर आकर जम जाता है, उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी। तो इस टाइम जो हुआ था ज्वालामुखी का जो लावा था वो स्थल खंड पर जमना स्टार्ट हो गया। कहाँ पर जमना हो गया था स्टार्ट, स्थल खंड पर जमना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम बन गए थे, इस लावा के जमने से कई सारे पर्वतों का निर्माण हो गया था, जिन्हें कहा गया ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहा गया, ज्वालामुखी पर्वत बोला गया इन्हें, जो कि स्थल खंड पर ज्वालामुखी के लावे के द्वारा स्थल खंड पर एक मिट्टी का जमाव हो गया था, या फिर लावा का जमाव हम बोल सकते हैं। तो उससे कई सारे पर्वतों का निर्माण हो गया था, जिन्हें बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत भी इन्हें बोला जाता है। इस टाइम हुआ क्या था, देखो इस टाइम हुआ यह था कि जो उत्तरी पश्चिमी कनाडा है, उत्तरी पश्चिमी कनाडा है, और अलास्का है, अलास्का और मैक्सिको है। तो उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का और मैक्सिको, यहाँ पर क्या हो रहा था, इन पर खरिया मिट्टी का जमाव होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ था, खरिया मिट्टी का जमाव होना स्टार्ट हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे कि खरिया मिट्टी का जमाव स्टार्ट कब हुआ, कौन से शक में खरिया मिट्टी का जमाव होने लगा था। उत्तरी पश्चिमी कनाडा, अलास्का, मैक्सिको, ब्रिटेन, इनके डोबर क्षेत्रों में क्या होने लगा था, खरिया मिट्टी का जमाव होने लगा था। तो ये हुआ था क्रिटेशियस शक में। देखो नेक्स्ट जो महाकल्प है हमारा, वो महाकल्प है सीनोजोइक महाकल्प। कौन सा है, सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है सीनोजोइक महाकल्प को। पहला भाग इसका पैलियोसीन, दूसरा है इओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। ये इसके 5 भाग। तो देखेंगे प्लियोसीन शक में क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी मेन बात देख लेंगे क्या हुआ था सीनोजोइक महाकल्प की। तो सीनोजोइक महाकल्प की जो मेन बात है, मेन बात तो यह है कि इस टाइम डायनासोरों का अंत हो चुका था। जो जुरासिक वर्ल्ड में या फिर जुरासिक शक में जो डायनासोरों का प्रभुत्व था वो इस टाइम खत्म हो चुका था। तो डायनासोरों का अंत हो चुका था सीनोजोइक महाकल्प में, ठीक है। और इस टाइम जो अन्य पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया हुई थी, कई सारी पुष्पी पादपों का जन्म हुआ था इस टाइम, या फिर पुष्पी पादपों का विकास होना स्टार्ट हो गया था। सबसे मेन बात तो यह है कि इसमें डायनासोरों का अंत हो गया था, ठीक। तो हम देखेंगे सबसे पहले पैलियोसीन शक में क्या हुआ था। तो पैलियोसीन शक में हुआ था, जो पिछले युग में जो पर्वत बने थे, पिछले युगों में जितने भी पर्वत बने थे उनकी ऊंचाई में वृद्धि होना स्टार्ट हो गई, उनकी ऊंचाई में वृद्धि होना स्टार्ट हो गई थी। कौन से शक में, पैलियोसीन शक में, ठीक। तो इस टाइम हुआ था जो हिंद महासागर है हमारा, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर,
अटलांटिक महासागर, इनका जो निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इनका निर्माण होना स्टार्ट हो गया था पैलियोसीन शक में। ठीक, तो पैलियोसीन शक में क्या हो गया था, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और जितने भी पर्वत थे इनकी ऊंचाइयों में वृद्धि होना स्टार्ट हुई थी। और सीनोजोइक महाकल्प में डायनासोरों का अंत हो गया था। डायनासोरों का अंत अगर हम पढ़ सकते हैं देखो सीनोजोइक महाकल्प में भी पढ़ सकते हैं, और अगर हमें शक में पढ़ना है तो शक में क्या होगा, पैलियोसीन शक में हम पढ़ सकते हैं डायनासोरों का अंत हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इयोसीन शक। तो इयोसीन शक में हमारा हुआ क्या क्या था, जैसे कि ये है गैंडा है, गैंडा, रेनिसेरस, और घोड़ा है और सुअर है, इन सबके पूर्वजों का जन्म हुआ था। इन सबके पूर्वजों का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था इयोसीन शक में। गैंडा, रेनिसेरस, घोड़ा, सुअर, ठीक, तो इन सबके पूर्वजों का जन्म कब हुआ था, इयोसीन शक में ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हमारा ओलिगोसीन शक। तो ओलिगोसीन शक में क्या हुआ था, ओलिगोसीन शक में होता जो पर्वत इस टाइम थे उनमें हुआ था आल्पस पर्वत का निर्माण। सबसे मेन बात ध्यान रखिए कि आल्पस पर्वत का निर्माण इस टाइम ओलिगोसीन शक में हो चुका था। जैसे कि इस टाइम हुआ था कुत्ते, बिल्ली और भालू, इनके पूर्वजों का जन्म भी इस टाइम हो चुका था। इनके पूर्वजों का जन्म इस टाइम हो चुका था। कुत्ते, बिल्ली और भालू के पूर्वजों का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था ओलिगोसीन शक में ये हो चुका था। और इस टाइम जो पूंछ विहीन बंदर थे, पूंछ विहीन बंदर थे, पूंछ विहीन बंदर जिन्हें बोला जाता है एप, इन्हें बोला जाता है एप, पूंछ विहीन बंदरों को बोला जाता है एप बोला जाता है। इस टाइम हुआ था ओलिगोसीन शक में, ये पूंछ विहीन बंदर भी इस टाइम इनका विकास होना स्टार्ट हो गया था। इन्हें पूंछ विहीन बंदरों को बोला जाता है मानव का पूर्व, मानव का पूर्वज भी इन्हें बोला जाता है। जो पूंछ विहीन बंदर होते थे उस टाइम उन्हें बोला जाता था मानव का पूर्वज। तो ये हुआ कब था, जो पूंछ विहीन बंदर आए थे या आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ था, कुत्ते, बिल्ली, भालू, इनके पूर्वजों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। गैंडा, रेनिसेरस, घोड़ा, सुअर, इनके पूर्वजों का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। तो ये हुआ कब था, ये हुआ था ओलिगोसीन शक। सॉरी, ये जो गैंडा है ये हुआ था इयोसीन शक में, और जो ये कुत्ते, बिल्ली, भालू और आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ था ये हुआ था ओलिगोसीन शक में। नेक्स्ट हमारा मियोसीन शक। तो मियोसीन शक में हुआ क्या था, इसे शार्क मछली का युग भी बोलते हैं, शार्क मछली का युग बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम जो शार्क मछली थी इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा था, इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा था। इस टाइम जो मियोसीन शक में हुआ था, पेंगुइन का भी विकास होना स्टार्ट हो गया था। जो पेंगुइन है, तो पेंगुइन का भी इस टाइम विकास होना स्टार्ट हो गया था। और जो हमारे भारत में हिमालय है, हिमालय जैसे कि लघु हिमालय है और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण भी मियोसीन शक में होना स्टार्ट हो गया था। मियोसीन शक में होना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम जो जो पूंछ विहीन बंदर होते थे, मियोसीन शक में जो पूंछ विहीन बंदर होते थे वो अफ्रीका से भारत की ओर आने लगे, वो अफ्रीका से भारत की ओर आने। कौन, पूंछ विहीन, वे पूंछ विहीन बंदर थे, पूंछ विहीन बंदर थे, वो कहाँ से आने लगे, अफ्रीका से भारत की ओर ये आने लगे थे। नेक्स्ट है प्लियोसीन शक। तो प्लियोसीन शक में हुआ था, प्लियोसीन शक में हुआ था महासागरों और महाद्वीपों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। प्लियोसीन शक में जो महासागर है, महासागर और महाद्वीप, महाद्वीपों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था इस टाइम, पूर्ण रूप से विकास। तो पूर्ण रूप से विकास होना कब हुआ था इनका स्टार्ट, महासागर और महाद्वीपों का ये होने लगा था प्लियोसीन शक में। महान आकार वाली जो मछली थी इस टाइम, शार्क मछली, जिसका जन्म कब हुआ था, मियोसीन शक में। तो इस टाइम इसका अंत हो चुका था, यानी शार्क मछली का
शार्क मछली का अंत इस टाइम हो चुका है। शार्क मछली का अंत कौन से शक में होने लगा? प्लियोसीन शक में ये शार्क मछली का अंत होने लगा। तो नेक्स्ट जो हमारा महाकल्प है वो महाकल्प है हमारा नियोजोइक महाकल्प। तो नियोजोइक महाकल्प को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है नियोजोइक महाकल्प को। सबसे पहला इसका भाग है प्लीस्टोसीन शक। कौन सा है? प्लीस्टोसीन शक। और दूसरा इसका भाग है होलोसीन शक। ठीक है। होलोसीन शक को हम बोलते हैं मानव मानव युग से संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस टाइम जो मानव था अपने पूर्ण विकास में आ चुका था, यानी कि अपने पूर्ण रूप में मानव इस टाइम आ चुका था होलोसीन शक में। और होलोसीन शक में ये हुआ था कि जो मनुष्य की जो जन्म स्थली थी अफ्रीका महाद्वीप मनुष्य की जन्म स्थली माना जाता है। तो मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मनुष्य जो सबसे पहले बना था, या कुछ विहीन बंदर जो बने थे, ये भी पढ़ाया था कि कुछ विहीन बंदर यानी कि एप जो बने थे वो सबसे पहले कौन से महाद्वीप पर बने थे? दक्षिण अफ्रीका पर। ठीक है। तो होलोसीन शक में हुआ क्या था कि अफ्रीका महाद्वीप से ये लोग मानव जो थे ये एशिया और यूरोप की तरफ आने लगे। एशिया और यूरोप की तरफ ये आने लगे थे मानव, इसलिए इसे बोला जाता है मानव युग की संज्ञा दी गई है होलोसीन शक। और उस टाइम हुआ क्या था? मनुष्य ने क्या काम कर दिया था? मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना भी स्टार्ट कर दिया था। मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना स्टार्ट कर दिया। यानी कहने का भाव यह है कि मनुष्य इस टाइम थोड़ा सा समृद्ध हो चुका था, यानी मनुष्य अपने दिमाग का विकास इस टाइम कर चुका था। तो नेक्स्ट देखो हमारा प्लीस्टोसीन शक। तो प्लीस्टोसीन शक की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? प्लीस्टोसीन शक में जो बर्फ जो बरसती थी उस टाइम, बर्फ की चादर हुआ करती थी, यानी कि बर्फ की चादर ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था उस टाइम। तो इसे बोलते हैं हिम चादर, बर्फ की चादर या फिर हिम चादर बोलते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका में जो बर्फ जमती थी वो कुछ खास तरीके से जमती थी। उत्तरी अमेरिका में जो बर्फ जमती थी वो कुछ खास तरीके से जमती थी। उसका खास तरीका यह था, देखो जो हिम चादर थी वो संपूर्ण पृथ्वी पर होती थी उस टाइम, संपूर्ण पृथ्वी पर तो होती थी, लेकिन कुछ खास तरीके से यहाँ पर होती थी उत्तरी अमेरिका में। तो खास तरीका क्या था? सबसे पहली बात तो ये उत्तरी अमेरिका में जो बर्फ बरसती थी ये 4 भागों में बरसती थी। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला इसका भाग था नेब्रास्कन, दूसरा कंसान, और तीसरा इलिनॉइस, और चौथा विस्कॉन्सिन। यानी कह सकते हैं कि 4 कालों में ये हिम चादर बटी हुई, 4 कालों में ये हिम चादर बटी हुई थी। कौन कौन सी? नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। और इन कालों के मध्य एक हिम रहित युग भी कहा जाता है, हिम रहित युग भी माना जाता है। कहने का भाव यह है कि नेब्रास्कन और कंसान ये जो हिम युग थे इस टाइम, तो एक इनके बीच हिम रहित युग भी था, जो हिम यहाँ पर हिम की चादर नहीं थी, हिम की चादर इस टाइम पिघल चुकी थी। यानी कि पहले हिम चादर बन गई नेब्रास्कन, ठीक, बाद में क्या हिम रहित युग आया, इसके बाद नेब्रास्कन के बाद हिम रहित युग आया। हिम रहित युग का मतलब है जब बर्फ नहीं बरसती थी, तो हिम रहित युग को हम बोलते हैं अवांतर युग। क्या बोलते हैं? अवांतर युग बोला जाता है। तो कंसान और इलिनॉइस के बीच जो हिम रहित युग था उसे बोला जाता है यारमाउथ। क्या बोला जाता है उसे? यारमाउथ बोला जाता है। किसे बोला जाता है? जो हिम रहित युग था, कंसान और इलिनॉइस। कंसान क्या है? हिम चादर, जब हिम चादर बनी थी। और इलिनॉइस क्या है? ये भी जब हिम चादर बनी थी। लेकिन हिम रहित युग कहाँ पर था? ये यहाँ पर था, इनके कंसान के और इलिनॉइस के बीच में, जिसे बोला जाता है यारमाउथ। और इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन के बीच में भी एक हिम रहित युग होगा, तो इसे बोला जाता है संगमन। हिम रहित युग को संगमन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद कर लेंगे, जितना भी आज पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी समझ में आया होगा। तो अगर देखो वीडियो
समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से ये होता है कि अगर हम कोई नई वीडियो डाल रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।